तो नमस्ते सभी दोस्तों को, मेरा नाम आदर्श है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी की यूनिट 1 हुई पीवाईक्यूज़ के साथ। अब इस वाली सीरीज़ में हम जीएसटी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, जो कि बीकॉम प्रोग्राम का होगा स्पेशली, और वो भी ड्यू के बच्चों के लिए। ठीक है। तो जो पहला टॉपिक आता है इसमें वो है द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। मेनली ये यूनिट 1 के टॉपिक ही है, तो इसको जो हम कवर करने वाले हैं। Was characterized by clearing demarcation of physical power between union and state with almost no overlapping between their respective domains। मतलब जीएसटी के आने से पहले जो फिजिकल पावर, मतलब ऐसी पावर जिससे हम टैक्सेस लगा सकते हो, क्या कर सकते हो, यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइडेड थी और उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती थी। ठीक है। और दी फ्रेमवर्क वर रूटेड इन सेवरल की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे प्रोविजन में रूटेड था। देखते कैसे। Legislative authority and competence. The Article 265, the article prohibit arbitrary collection, stating that no taxes shall be levied or collected uh, by authority of law. No taxes shall be levied or collected except by authority of law. Meaning the tax must fall within the legislative competence of body imposing it. मेनली जो आर्टिकल 265 ये कहता था कि कोई भी बॉडी जो कि मतलब कोई भी बॉडी ऐसी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती जो कि एक्सेप्ट ऐसी बॉडी जिनको लॉ ने ऑथराइज करा गया है। ठीक है। मतलब सिर्फ लॉ के द्वारा ही ऑथराइज बॉडी ही टैक्स को कलेक्ट कर सकती थी, और उसके अलावा किसी को भी अलाउड नहीं था ये सब कलेक्ट करना। और आर्टिकल 245 ये स्टेट करता है कि इट कॉन्फर द पावर टू enact लॉ ऑन पार्लियामेंट फॉर द whole ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द whole ऑफ पार्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। मेनली 245 आर्टिकल ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो एक्ट, मतलब उनके पास इतनी पावर है कि वो नया लॉ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि ये तो पूरे इंडिया पे लगेगा होल, या तो किसी उसके पार्ट पे। और स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दी गई कि तो जो भी वो अपने स्टेट के या तो किसी भी पार्ट पे या तो पूरे स्टेट पे कोई भी लॉ इनेक्ट कर सकते हैं, मतलब ला सकते हैं। आर्टिकल 246 एंड दी सेवन्थ शेड्यूल दिस प्रोवाइड द स्पेसिफिक अथॉरिटी फॉर लिवाइंग टैक्स थ्रू थ्री लिस्ट। मेनली 246 और जो सेवन्थ शेड्यूल है वो मेनली ये स्पेसिफाई करता है कि अथॉरिटी किसके पास कौन सी अथॉरिटी है टैक्स लगाने की। ठीक है। तो उसमें तीन लिस्ट है, जो कि पहली आती है यूनियन लिस्ट। पार्लियामेंट has exclusive power to make laws on matters such as custom duties and excise duty on all goods produced manufactured in India except for alcohol, liquor and narcotics। मेनली यूनियन लिस्ट जो कि पहली लिस्ट है उसमें ये बताया गया कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव, मतलब जैसे पार्लियामेंट के पास पावर है और किसी के पास नहीं कि वो लॉ बना सकती है ऐसे मैटर जो कि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर को लगती है। मतलब कोई भी चीज़ जो बाहर से इंपोर्ट हो रही है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो मेनली उस पर सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो लॉ लगा सकती है। ठीक है। और दूसरा है स्टेट लिस्ट। स्टेट लेजिस्लेचर हैड एक्सक्लूसिव पावर ओवर मैटर लाइक वैल्यू एडेड टैक्सेस वैट और सेल्स टैक्सेस ऑन द सेल्स ऑफ गुड विद इन द स्टेट एज वेल एज स्पेसिफिक लिवाइस लाइक लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड एंट्री टैक्स। मेनली जो सेकंड लिस्ट जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई है, एक्सक्लूसिव पावर। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के अलावा कोई भी और लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्सेस, सेल टैक्सेस, मतलब जो टैक्स सेल्स ऑफ गुड पे लगता है उसे सेल टैक्स कहते हैं। तो उन सब टैक्स को ऊपर स्टेट के पास पावर है, वो लॉ बना सकती है। और बाकी और टैक्सेस जैसे कि लग्जरी टैक्सेस ये मेनली स्टेट के विधि नहीं लगते हैं। ठीक है। पहले लगते थे जीएसटी के आने से पहले। कॉन्करेंट लिस्ट में ये बताया गया था मैटर जो कि बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। मेनली इस लिस्ट में वो सब चीज़ें इंक्लूडेड थी जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही, वो स्टेट गवर्नमेंट ही मिलके लॉ बना सकती थी। स्पेसिफिक टैक्स जुरिडिक्शंस। मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सेल्स। द सेंट्रल levied excise duty at the point of manufacturing, while state levy VAT once those goods have entered the stream trade। मेनली यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे कि स्पेसिफिक
टैक्स जुडिक्शन मतलब कौन सी अथॉरिटी के पास पावर थी कि वो डिसाइड वो उस चीज़ के रिलेटिंग डिसीजन ले सकते हैं और लॉ को इन्फोर्स कर सकते हैं। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी के मामले में, जो कि पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग था, मतलब जब भी कोई गुड मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है और वो एक्साइज ड्यूटी सेंटर लगाता है, ठीक है। वैसे ही स्टेट वैट लगाता है, वैल्यू एडेड टैक्सेस। अगर एक बार जो गुड जो मैन्युफैक्चरिंग हो गए हैं वो स्ट्रीम ट्रेड में आ गया, मतलब अगर उनका व्यापार होना शुरू हो गया तो उस पर वैट लगेगा, और वैट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली जो डिसीजन टेकिंग और कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो स्टेट लगाता है, फिर वो उसके जुडिक्शन में आ जाता है, ठीक है। फिर सर्विस टैक्स, द सेंटर अलोन वाज empowered टू levy सर्विस टैक्स इनिशियली इंट्रोड्यूस इन 1994 अंडर द रेजिडरी पावर ऑफ पार्लियामेंट। मेनली सर्विस में सिर्फ सेंटर के पास ही पावर है केवल, कि वो एम्पावर्ड है, मतलब उसको पावर मिली है कि वो लिवाई कर सकता है सेंट्रल टैक्स, ठीक है। इंटरस्टेट इंटरस्टेट ट्रेड में, फॉर द इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स, द सेंटर हैड द पावर टू लिवाई सेंट्रल स्टेट टैक्स, बट दिस टैक्स वाज uniquely collected and retained entirely by the state from which the movement of goods were originated. Mainly interstate सेल ऑफ गुड में सेंटर के पास पावर है वो CST लगाने की, परंतु इसमें क्या होता है कि मेनली जो ये जितना भी टैक्स कलेक्टेड होगा और रखा स्टेट के द्वारा ही जाता है, ठीक है। इम्पोर्ट दी सेंट्रल लिवाई बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, CVD एंड स्पेशल CVD ऑन गुड्स इम्पोर्टेड इन इंडिया। मेनली जो सेंटर के पास ही वो सब पावर है कस्टम ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटीज लगाने की अगर कोई भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। ये सब था स्पेसिफिक टैक्स जुडिक्शन GST के आने से पहले, मतलब GST के पहले किसके पास कौन सी टैक्स लगाने की पावर थी, ठीक है। फिर दी दी ओरिजिनल बेस्ड दी ओरिजिन बेस्ड रिजीम, unlike the destiny based GST model, the pre GST regime often relied on origin based taxation। मेनली जो GST है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब अगर गुड्स मान लीजिए दिल्ली में मैन्युफैक्चर हो रहा है और और उन्हें कंज्यूम किया जा रहा है यूपी में, तो जो GST वाला मॉडल है उसमें क्या होगा, तो GST टैक्स यूपी में लगेगा। पर लेकिन GST के आने से पहले ऐसा नहीं था। GST के आने से पहले होता क्या था कि अगर गुड्स दिल्ली में मैन्युफैक्चर और वो यूपी में कंज्यूम है तो फिर जो टैक्स था वो दिल्ली में ही लगाया जाता था, ठीक है। ये प्री ये प्री जीएसटी ये प्री GST मॉडल था, मतलब GST के आने से पहले वाला मॉडल जिसमें टैक्स ऐसा लगता था, और पर GST के बाद आने में जहाँ पे कंजप्शन हो रहा उस स्टेट में लगाया जाता था। ये कंजप्शन वाला था मैन्युफैक्चरिंग। For example, under CGST, the taxation revenue accrued to the state from which transaction originated rather than the state where the goods were eventually consumed। ठीक है, तो मैंने आपको समझाई दिया अभी। फिर एक टेबल बनाया मैंने जिसमें आपको पुराने सभी टैक्सेस को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगे आपको। तो मैं इसे समझाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे टैक्स नेम है, व्हाट इज़ द टैक्स, व्हाट इज़ टैक्स लेवल ऑफ गवर्नमेंट और मेन लेवल। तो जो एक्साइज ड्यूटी थी वो लगाई जाती थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया, मतलब जब गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाते थे तब लगाया जाता था। और सेंटर के पास ये पावर थी लगाने की, और मेन एरिया था इसका प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री में ही। और सर्विस टैक्स प्रोविजन ऑफ सर्विस पे, जहाँ पे सर्विस दी जा रही वहाँ पे लगाया जाता था, सेंट्रल पास पावर थी सर्विस सेक्टर। सेंट्रल सेल टैक्स में इंटरेस्ट रेट सेल्स ऑफ गुड में भी सेंटर के पास ही मेनली पावर थी, लेकिन ये असाइन वो होता है ना, वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जिसे हमने कॉमर्स से पढ़ा है, तो वही तो ये असाइन किया जाता है स्टेट्स को। और मूवमेंट्स यहाँ पे टैक्स तब लगते थे जब मूवमेंट्स ऑफ गुड्स बिटवीन स्टेट्स होती थी, ठीक है। वैट वैट वैल्यू एडेड टैक्स है, इसका मतलब वो इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड विद इन स्टेट्स में होता था। इसके बाद स्टेट्स के पास ये पावर थी ट्रेड विद इन द सिंगल स्टेट। अगर कोई ट्रेड एक ही स्टेट में हो रहा है, जैसे दिल्ली के सामान दिल्ली में ही कंज्यूम हो रहा है, तो तब यहाँ पे स्टेट के पास पावर थी और वहाँ पे वैट लगता था। फिर अब हम अब आता है दूसरा टॉपिक इसमें, द रैशनल फॉर GST, मतलब हमें GST की जरूरत क्यों पड़ी।
The GST was introduced to address several deficiencies in the previous value-added taxation system that caused economic efficiency. पहले वाले जो टैक्स थे उनको उनमें बहुत सारी कमियां थी, जो कि अभी हम पढ़ने वाले, जो कि था पहला रिमूविंग ऑफ कैस्केडिंग टैक्सेस, मतलब जीएसटी के आने के बाद कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ. अंडर ओल्ड टैक्स द टैक्स वाज लिवाइड ऑन द टॉप ऑफ द अदर टैक्सेस. फॉर इंस्टेड सेंट्रल ड्यूटी CENVAT paid by manufacturer were often include the value of goods when calculating state VAT, leading to tax on tax. मतलब पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक गुड मैन्युफैक्चर हुआ, तो मान लीजिए इसकी वैल्यू है 10 रुपये, इस पे पर मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो एक्स सेंटर वो एक्साइज ड्यूटी लगती है 5 रुपये की, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है. अभी इसकी वैल्यू हो गई 15. अब मान लीजिए अब ये मैन्युफैक्चरर ने किसी होलसेलर को बेचा. अब होलसेलर इसको जैसे मान लीजिए आगे अगर बेचता है तो उस पर वैट लगेगा. तो अब यहाँ पे 10 रुपये पे टैक्स लगने की बजाय यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे पूरा 15 रुपये पे टैक्स लगेगा. मतलब कि इस 10 पे भी वैट लगेगा और इस 5 पे भी वैट लगेगा. असल में जबकि इस 5 रुपये पे वैट लगना ही नहीं चाहिए था ऐसा, क्योंकि ये असल में टैक्स की अमाउंट, टैक्स वैल्यू है, ना कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की वैल्यू. जिससे होता क्या था कि जैसे मान लीजिए अब 5 रुपये भी टैक्स लगेगा तो फिर टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाएगा, जिससे होता क्या था कि इन्फ्लेशन बढ़ती थी और चीज़ें महंगी हो जाती थी बहुत ज़्यादा. फिर उसके बाद सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट. प्रीवियसली द क्रेडिट चेन वाज ब्रोकन बिकॉज CNVAT डिड नॉट extended द डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेंट्रल स्टेट टैक्स वाज नॉन वेटेबल. GST provide a comprehensive and continuous chain of tax credits from the producer level to the consumer level, ensuring only the value added at each stage is taxed. अब इसमें मेनली होता क्या था कि जैसे कि हर लेवल पे जो भी वैल्यू एडेड होती थी जीएसटी में उसी पे टैक्स लगाया जाता था. पर पुराने वाले पे क्या होता था, कैस्केडिंग इफेक्ट था कि वो टैक्स हर लेवल पे जो टैक्स लग रहा है उस पर भी टैक्स लगाता था. टेंशन में लीजिए, मैं इसका एक बढ़िया एग्जांपल नीचे तैयार कर रखा वो उसके साथ ही समझा दूँगा. फिर इंटीग्रेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इन द पास्ट डिस्टिंग बिटवीन गुड्स एंड सर्विस आर ब्लर्ड लीडिंग टू डबल टैक्सेशन वेयर अ सिंगल ट्रांजेक्शन लाइक सॉफ्टवेयर सेल्स वर टैक्स्ड एज बोथ. मतलब पहले क्या होता था, जो डिस्टिंक्शन थी गुड्स और सर्विस में वो ब्लड थी. मतलब पता नहीं चलता था कि एक चीज़ पे गुड्स वाला टैक्स लगाएं या फिर सर्विस वाला. मतलब क्लियर बाइफर्केशन नहीं थी, जिससे होता क्या था, डबल टैक्सेशन लग जाता था. जिसका एग्जांपल है सॉफ्टवेयर, उस पर दोनों टैक्स लगता था, सेल्स का भी और गुड्स का भी और सर्विस का भी. जीएसटी ट्रीटेड देम अंडर अ सिंगल सप्लाई फ्रेमवर्क. जबकि जीएसटी ने क्या किया, उसे एक ही फ्रेमवर्क में अंडर लिया, जो कि था सप्लाई का. Subsuming multiple taxes, GST replaced numerous central and state levies such as luxury entertainment taxes, entry taxes and service taxes into one single taxes. जीएसटी ने और जीएसटी के आने के बाद से जो कई सारे मल्टीपल टैक्सेस है वो खत्म हो गया और सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, सिंगल टैक्स. पहले तो बहुत सारे लगते थे, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी एंट्री, मतलब बहुत ज़्यादा ही, वैट, एक्साइज, बहुत सब. यूनिफाइड नेशनल मार्केट. एज मार्केट गोल वाज रिमूव टू economic barrier between states, creating a common market with uniform rates and produces across the India. मतलब पहले क्या होता था, हर स्टेट में हर चीज़ के लिए अलग सा टैक्स लगता था. जैसे मान लीजिए दिल्ली में वैट लगता था 15% से और यूपी से लगता था 5% और मान लीजिए 8% से. तो हर स्टेट का अलग अलग था, जिससे होता क्या था, इकोनॉमिक बैरियर क्रिएट होते थे. और जीएसटी के आने के बाद से हर स्टेट में पूरे इंडिया में एक चीज़ के लिए, मतलब हर एक चीज़ के लिए एक ही यूनिफॉर्म रेट से टैक्स लगता है. जिससे हुआ क्या कि कॉमन मार्केट क्रिएट कर दी गई पूरे अक्रॉस इंडिया में. स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी. अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्या है जीएसटी का. बिकॉज इंडिया हैज़ यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर, इट अडॉप्टेड अ ड्यूअल जीएसटी मॉडल. This means both central and state government simultaneously levy taxes on common tax basis for the same transaction. This structure follow. मतलब इसमें होता क्या है, क्योंकि जीएसटी में जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर है. मेनली कहने का मतलब है कि यहाँ पे हर स्टेट को टैक्स लगाने की ताकत है, पर जो मेन कंट्रोल है वो सेंटर के पास ही रहेगा. और ठीक है,
इस हिसाब से मतलब जीएसटी बनाया, मतलब जीएसटी का स्ट्रक्चर बनाया गया था, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ने भी वाला है। टैक्स कंपोनेंट, टैक्स कंपोनेंट है जैसे सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, एचजीएसटी स्टेट जीएसटी हो गया, यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी जो यूनियन स्टेट्स में लगता है, वो आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी है। लीवाइड सीजीएसटी को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और ये एप्लीकेबल होता है इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्निंग लॉ है इसका ये, जो कि आप देख ही सकते हैं, सीजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, मेनली ये सारे लॉ वो जीएसटी द होल का पार्ट है, जो कि 2017 में आया था। ठीक है, तो मेनली इसमें होता क्या है, देखिए असल में यहाँ पे लिखा है अगर इंट्रा स्टेट है, जब जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हो स्टेट है, जीएसटी में भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लीवाई लगाने की, और यूटी जीएसटी विद लेजिस्लेचर। इंट्रा स्टेट सप्लाईज में लगता है रिस्पेक्टिव स्टेट एक्ट, वो भी 2017 से। मतलब अगर कोई भी गुड सर्विस एक स्टेट में ही मैन्युफैक्चर होकर कंज्यूम हो जा रहा है, तो फिर वहाँ पे होता क्या है कि दोनों के पास पावर है अपना अपना टैक्स लगाने के। मतलब जैसे मान लीजिए एक फ़ोन बन के दिल्ली में ही कंज्यूम हो गया, तो फिर होगा क्या कि जैसे कि फ़ोन पे 18% जीएसटी, तो 9% सेंटर लगाएगी, 9% सेंटर और 9% स्टेट लगाएगी उस केस में। ठीक है, तो यही फिर है यूटी जीएसटी, ये भी इंट्रा स्टेट में लगता है, सप्लाई ऑफ विच दो स्पेसिफिक टेरिटरीज, और इसको यूटी जीएसटी एक्ट से लगाया जाता है। मतलब सेम अगर मान लीजिए यूनियन टेरिटरी की बात होती है तो वहाँ पे स्टेट जीएसटी की जगह बस यूटी जीएसटी आ जाएगा, सेंटर और स्टेट मिला के वो जीएसटी कलेक्ट करेंगे। अगर और आईजीएसटी की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, और ये स्टेट्स के बिटवीन बिटवीन में होता है। जैसे मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर गुड्स कंज्यूम किए जा रहे हैं, तो फिर सप्लाईज और इम्पोर्ट्स पे आईजीएसटी लगता है। ठीक है, ध्यान रखिए जो जो टैक्स का रेट है वो कौन सी लगाती है। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात ये हो सकती है कि जैसे कि अगर मान लीजिए सेंटर अपने हिसाब से टैक्स कलेक्ट कर रहा है और स्टेट अपने हिसाब से टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने हिसाब से रेट डिसाइड कर सकते हैं। इनके पास रेट डिसाइड करने की पावर नहीं है, बस कलेक्ट करने की पावर है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि कलेक्ट कैसे करते हैं ये। हम बाकी अब अगला है की प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर, वो की प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रक्चर। तो पहला तो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जैसे मैंने बताया था जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है। अगर दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग हो, यूपी में कंजप्शन हो, तो यूपी में ही टैक्स लगेगा। जीएसटी द कंजप्शन बेस्ड टैक्स, meaning the revenue accrued due to the taxing authority where the goods or services are consumed, the supply of the place of supply rather than where they produce। ठीक है, मतलब जहाँ पे वो कंज्यूम किए जाएंगे उसे हम कहेंगे द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, और वहीं पे टैक्स लगेगा, ना कि जहाँ पे प्रोड्यूस हो। टैक्स पैरिटी, IGST is generally equivalent to some of GST, CGST and SGST, ensuring that import goods are taxed at the same level locally produced good। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए एक विद इन द स्टेट कंज्यूम हो रहे हैं गुड्स, तो उसमें CGST SGST लगता है बराबर पार्ट से। मतलब जैसे मान लीजिए अगर फ़ोन 18% से GST, मतलब फ़ोन में 18% GST है, तो उसमें से 18% में से 9% CGST का और SGST का भी 9%। पर लेकिन अगर मान लीजिए वहीं केस आता है कि वो इंटर स्टेट हो गया, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और या तो इम्पोर्ट के केस में, वहाँ पे भी मतलब सेम 18% से ही जीएसटी लगेगी, और कोई भी उसमें वो पैरिटी मतलब वो भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे वो प्रोड्यूस लोकली हुआ है। ठीक है, वहाँ पे IGST लग जाएगा सेम लेवल पे, मतलब सेम रेट से। Common portal, all compliance from registration to fund transfer between the center and state is managed through GST common portal GSTN to ensure यूनिफॉर्मिटी। मतलब जीएसटी का कॉमन पोर्टल जहाँ से सारा फंड ट्रांसफ़र मैनेज किया जाता है। तो यही है, मतलब ईज़ ऑफ कॉम्प्लाइंस आती है इससे। ठीक है, डूइंग कम्प्लाइंस। जीएसटी काउंसिल, ठीक है, अब अगला टॉपिक है जीएसटी काउंसिल। इज़ अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट established under Article 279A of the Constitution. It serves as a constitutional body where the union and state government make collective decision regarding GST regime। मेनली यहाँ पे होता क्या है कि यूनियन और स्टेट्स एक साथ एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जहाँ पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ मिलकर डिसीजन लेती है जीएसटी के रिगार्डिंग। ठीक है,
तो अब जानते हैं कि मेंबर कौन कौन है जीएसटी काउंसिल के। दी मेंबर द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स टू इंश्योर फेडरल बैलेंस। चेयरपर्सन, पहला होता है इसमें चेयरपर्सन, जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। जैसे कि अभी की केस में देखा जाए तो निर्मला सीतारमन है अभी, ठीक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर, तो वही है अभी इस जीएसटी काउंसिल की हेड। मतलब कहने का मतलब ये, अगर जो भी करंट सिचुएशन में जो भी इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है वही चेयरपर्सन बन जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ही जीएसटी काउंसिल का वो बन जाएगा चेयरपर्सन। फिर दूसरा है वो यूनियन मेंबर्स कौन कौन होते हैं इसमें। जो यूनियन मेंबर ऑफ द स्टेट इज़ इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और रेवेन्यू, मतलब इसमें यूनियन मेंबर वही होते हैं जो यूनियन मेंबर होते हैं स्टेट के, जो उनके पास चार्ज है फाइनेंस और रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, चार्ज करने का। स्टेट मेंबर, द मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड फ्रॉम ईच स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी विद लेजिस्लेचर। मतलब जो भी मिनिस्टर इन चार्ज होगा फाइनेंस और टैक्सेशन का हर एक स्टेट से और यूनियन टेरेटरी से, वो भी तो वही स्टेट मेंबर बन जाएगा। वाइस चेयरमैन कौन बन सकता है। द स्टेट मेंबर चूज वन पर्सन अमंग वो फ्रॉम अमंग देमसेल्फ टू सर्व एज वाइस चेयरपर्सन फॉर अ पीरियड दे डिसाइड। मतलब स्टेट मेंबर्स ही अपने में ही डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बंदा उनका वाइस चेयरमैन बनेगा, जो कि किसी एक पीरियड के लिए, किसी भी पीरियड के लिए सर्व करेगा, जो कि वही डिसाइड करेंगे स्टेट्स मेंबर ही। फिफ्थ फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल पढ़ते हैं। द प्राइमरी रोल ऑफ काउंसिल इज टू मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट ऑन द ऑल इंपॉर्टेंट इशूज रिलेटेड टू जीएसटी। मेनली जो फंक्शन है जीएसटी, इसमें यही पढ़ेंगे कि हम फंक्शन क्या होंगे जीएसटी, जो कि है पहला सबस्यूमिंग टैक्सेस, डिसाइडिंग व्हाट सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस सेस चार्ज शुड बी मर्ज इनटू जीएसटी। मतलब ये डिसाइड करते हैं कौन कौन से जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस हैं और सेस हैं और सर चार्ज हैं वो मर्ज होने चाहिए जीएसटी में, ठीक है। दूसरा एग्जम्पशन एंड रेट्स, recommending the goods and services are exempted from the tax and setting the जीएसटी रेट। मेनली ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट का सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टैक्स रेट सेट नहीं करती है, ना ही एग्जाम्पशन डिसाइड करती है, ये काम है जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी काउंसिल ही एग्जाम्पशन बताती है कौन से गुड्स एग्जाम्प्ट रहेंगे जीएसटी से, और रेट भी जीएसटी काउंसिल ही सेट करता है। बस सेंट्रल स्टेट का काम ये है कि वो कलेक्शन करते हैं जीएसटी में। थ्रेशोल्ड लिमिट डिटरमाइन दी टर्नओवर लिमिट बिलो विच बिजनेस आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टैक्स। मतलब ये टर्नओवर वो बताते हैं, थ्रेशोल्ड बताते हैं, मतलब लिमिट बताते हैं जिसमें बिजनेस को अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अगर वो सर्टेन थ्रेशोल्ड को मीट करते हैं उससे ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अगर उससे नीचे हैं तो वो एग्जाम्प्ट है, मतलब उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लीगल फ्रेमवर्क, ड्राफ्टिंग मॉडल जीएसटी लॉ, प्रिंसिपल फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड दी अपॉर्चमेंट ऑफ आईजीएसटी। मेनली इनका ये काम भी होता है कि जीएसटी के मॉडल्स को ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। मतलब इनका काम होता है बेसिक जो ड्राफ्ट्स होते हैं कोई भी लॉ जो कि पार्लियामेंट में पेश किया जाता है तो उसको ड्राफ्ट करते हैं, और मतलब जीएसटी से रिलेटिंग, ना कि सभी तरीके के। और प्रिंसिपल ऑफ सप्लाईज को भी ये डिसाइड करते हैं, जो प्लेस ऑफ सप्लाई को, ये प्लेस ऑफ सप्लाई भी आगे पढ़ेंगे हम अगले आगे आने वाले यूनिट्स में। एंड अपॉर्चमेंट ऑफ जीएसटी, मतलब आई जी एस टी किस भाग किस रेशियो में बटेगा वो भी यही डिसाइड करता है। मतलब जो आई होता है वो वही वो CGST प्लस HGST से मिलके बना होता है, ठीक है। मतलब इसी में से ही कुछ वैसे तो ये पूरा सेंटर को चले जाता है, और ठीक है, तो मतलब इसका अपॉर्चमेंट से वो करेगी कौन, वो जीएसटी काउंसिल। अगला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिकमेंडिंग दी स्पेसिफिक डेट फ्रॉम विच जीएसटी विल बी अप्लाइड टू पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो जीएसटी के अंडर में ही आता है, पर अभी भी मतलब उन पर जीएसटी लगता नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि असल में ये पावर जीएसटी काउंसिल को दी गई है कि जब वो अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे तब से इन पर भी जीएसटी लगना चालू हो जाएगा, और अभी तक उन्होंने निकाला नहीं है, ठीक है। और स्पेशल प्रोविजन में एक स्पेशल रूल्स फॉर स्पेशल कैटेगरी सच एज नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट एंड सेटिंग स्पेशल रेट फॉर रेजिंग द रिसोर्सेज ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी। मतलब ये स्पेशल रेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, हिमालयन स्टेट्स हो गए, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। और नेचुरल कैलेमिटीज़ के दौरान भी ये स्पेशल रेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे मीनली उस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके।
स्ट्रक्चर एंड डिसीजन मेकिंग। द काउंसिल स्ट्रक्चर टू इंश्योर देयर नो सिंगल एंटिटी सेंटर और स्टेट कैन डोमिनेट द डिसीजन मेकिंग। मतलब इसको ऐसा बनाया गया है कि कोई भी मतलब कोई भी पार्टी जैसे चाहे वो सेंटर स्टेट हो डोमिनेट ना कर सके। और कोरम क्या है उसमें, कोरम है एटलीस्ट वन हाफ 50% टोटल मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड अ मीटिंग। कोरम का मतलब होता है असल में कोई भी मीटिंग में डिसीजन पास करना हो तो उसमें कितने भी मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड हो। तो एटलीस्ट वन हाफ मतलब ऑफ द टोटल मेंबर्स, मतलब जितने भी जीएसटी काउंसिल में मेंबर्स हैं तो उसका आधे मेंबर्स मीटिंग में पास होना मतलब होने चाहिए। मतलब आधे मेंबर्स को होना चाहिए वो भी डिसीजन पास करना, वरना वो मीटिंग क्या होगी एडजर्न हो जाएगी आगे। ठीक है। Weighted voting, every decision required a majority of at least 3/4 of the weighted vote of the member presenting and voting। और किसी भी डिसीजन को अगर पास होना है मेजोरिटी चाहिए तो उसे 3/4 वोटिंग वेट वोटिंग चाहिए होगी मेंबर्स की जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और वोट वेटेज का मतलब ये है कि दी सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड 1/3 मतलब 33.3 और टोटल वेटेज and the state government combined hold 2/3 ऑफ टोटल वेटेज। मतलब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक्स हैं वो 33%, वो 1/3 है, जबकि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वो 2/3 होल्ड करता है वेटेज वोटिंग के। ठीक है। और अगर इन दोनों जब जब वो वोटिंग मतलब टोटल वो वोटिंग वेटेज वह हो जाए कितना वन वो 3/4 हो जाएगी तब तो कोई भी डिसीजन जो मेजोरिटी में जाएगा और वो पास हो जाएगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, द काउंसिल इज एम्पावर्ड to establish a mechanism to adjust adjudicate disputes that may arise between the central and state or between different state regarding its recommendation और implication। मेनली जो इसमें यही है कि जीएसटी काउंसिल डिस्प्यूट्स को भी जो कि सेंट्रल स्टेट के बीच में आ रहा है तो उसको एडजुडिकेट मतलब रिजॉल्व करे और अपनी रिकमेंडेशन दे उनके ऊपर जो भी वो डिस्प्यूट है हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से जिनके लिए जीएसटी काउंसिल अलग से स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। तो ये बना सकती है अंडर अंडर 279A(4)(g) के आर्टिकल के अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग 11 स्टेट एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है। एक चीज़ और बताओ दोस्तों, एग्जाम में कंपलसरी नहीं है कि आप आर्टिकल को मेंशन करें अगर आपको याद है अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं होता ये आर्टिकल को मेंशन करना। तो इसमें पहला मतलब इसमें स्टेट्स आते हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। की फंक्शन और प्रोविजन क्या है। द प्राइमरी रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल रिगार्डिंग द स्टेट इज टू मेक रिकमेंडेशन ऑन स्पेशल प्रोविजन tailored to their unique economic and geographical need on one of the most significant areas where these states receive special treatment in the threshold limit for the mandatory registration। मेनली है क्या कि इन सब स्टेट की यूनिक जोग्राफिकल और इस कंडीशन को देखते हुए यूनिक इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए मतलब जो उनका इकोनॉमिक स्टेट है मतलब जो उनका इकोनॉमिक है और जोग्राफिकल नीड है वो अलग है बाकी स्टेट के मुकाबले, तो इसलिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड की लिमिट अलग सेट कर रखे जीएसटी काउंसिल ने, मतलब रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट। तो registration threshold limit which while most of the state follow the standard turnover limit of GST registration, this special category states have lower threshold to ensure better tax compliance and administration in these regime। 10 lakh threshold, supplier of goods and services in Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura must register for GST if their aggregate turnover exceed rupees 10 lakh in a financial year। और 20 लाख थ्रेशोल्ड लाइक अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड उत्तराखंड along with पुडुचेरी और तेलंगाना वर which are not a special category state but share this threshold have registration limit of 20 लाख of the supply। देखिए यहाँ पे ये सब तो थ्योरी पार्ट था, मैं आपको आसान भाषा में बता दूँ, फिर यहाँ पे बता देता हूँ टेबल बना के। गुड्स के केस में ये और ये वो सर्विस के केस में। ठीक है। और ये अगर मान लीजिए अदर स्टेट है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, ये सब स्टेट हैं, राजस्थान जिनका जिक्र नहीं किया गया ऊपर, तो उस केस में अगर आपका गुड्स का टर्नओवर 40 लाख है, ठीक है, और सर्विस के केस से 20 लाख है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं बात करें उत्तराखंड हो गया
और जैसे कि ये वाला उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, ये सब। तो आपको मेनली इसके लिए आपको 20 लाख का और 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाती है। मतलब आप गुड्स और सर्विस 20-20 लाख की, मतलब आपका उनका टर्नओवर 20 लाख का है, तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। और सबसे लास्ट में 10 लाख का थ्रेशोल्ड। अगर आपका जैसे कि अपना मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे स्टेट्स हैं, तो अगर ये सब स्टेट्स में अगर आप मतलब अपना बिजनेस कर रहे हो और आपका टर्नओवर 10 लाख और 10 लाख से ऊपर जाता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। फिर अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दी responsibility to make these recommendation is a constitutional requirement designed to maintain fiscal federation. This ensures the specific challenges faced by the state, such as difficult terrain, smaller economy, are taken into account when drafting model GST laws and settling tax. Mainly यही बात बताई गई है कि GST काउंसिल इन सभी स्टेट्स के लिए अलग से मतलब थोड़ा वो क्या बोलते हैं अलग से रिकमेंडेशन देगी और लॉज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेगी इनके लिए, जब वो बेसिक ड्राफ्ट को बना रहे होंगे। ठीक है। Goods and Service Tax Network (GSTN) is wholly owned by government that serves as the technological backbone of the GST regime in India. It was established to integrate the previously independent IT infrastructure of state and central tax administration is into a common and shared IT infrastructure with uniform format and interface. मेनली जीएसटी एक टाइप का नेटवर्क है जो कि पुराना इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल स्टेट टैक्स को इंटीग्रेट करता है। बाकी इसके बारे में ये सभी है। मेनली ये सब थ्योरी है जो कि चांसेस आने की पेपर में, तो आप इसे एक बार सेल्फ रीड भी कर लीजिएगा। बाकी मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ जिससे की पॉइंट्स आपके दिमाग में रहे। जो कि पहला है जिसका दी जीएसटी कॉमन पोर्टल, मतलब इसमें जो जीएसटी मैनेज द कॉमन वो जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल जो कि है इसकी लिंक which provides a single uniform interface for the all taxpayer and external stakeholders across India। मतलब चाहे कोई भी पर्सन इंडिया के किसी भी कोने से इसको एक्सेस कर रहा हो, तो हर किसी के लिए एक ही जीएसटी पोर्टल है और एक ही तरीके का इसका इंटरफेस है ना। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग किसी के लिए अलग। Accessibility: the portal is accessible over the internet for the taxpayer and the profession like CA and tax advocates, and via intranet for the tax officer वो इंटरनेट फॉर द टैक्स ऑफिसर। मेनली एक्सेसिबल है इंटरनेट के थ्रू प्रो टैक्स पेयर के लिए और इंटरनेट के थ्रू ऑफिशियल वो टैक्स ऑफिशियल्स के लिए। ठीक है। यूनिफाइड लिंकेज है, इट्स प्रोवाइड अ डिजिटल लिंक बिटवीन स्टेट यूटी कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी, टैक्स पेयर, बैंकिंग एंड और मेनली इसमें जो भी लिंक्स होते हैं सब डिजिटल लिंक्स ही प्रोवाइड करता है। बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। की फंक्शन क्या है जीएसटीएन के, जैसे कि मेनली इसमें आपको इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ, बाकी एलाबोरेट तो आप खुद भी कर लेंगे। ठीक है। वैसे भी वन शॉट वीडियो है। तो जिसके जैसे मैं पहला कि रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न्स, मतलब आप इससे अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और रिटर्न भर सकते हो। आईजीएसटी का सेटलमेंट कर सकते हो, मतलब जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। और बैंकिंग इंटीग्रेशन ऐसे मतलब जो आपका बैंकिंग डायरेक्टली इस पोर्टल से लिंक्ड है। ठीक है। रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग, इसमें मेनली रिपोर्टिंग एनालाइजिंग भी होती है। मेनली जो भी आप इन्फॉर्मेशन इसमें डालोगे तो उसका रियल टाइम एनालिसिस ये पोर्टल कर देता है। दी जीएसपी एंड एसपी इकोसिस्टम, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर मेनली जीएसपी इसको कहते हैं, जिसमें मतलब दीज आर दी आईटी एंड फिनटेक कंपनी सिलेक्टेड बाय जीएसटीएन टू डेवलप कस्टम एप्लीकेशन। मतलब जीएसटीएन के द्वारा चुनी गई कुछ कंपनियाँ वो सब इसमें वो डेवलप करते हैं कस्टम एप्लीकेशन जो कि ऑफर करती है रिटर्न फाइलिंग, डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग कंप्लायंस, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटिंग अकाउंटिंग पैकेजेस, ईआरपी सिस्टम। मतलब जो भी अकाउंटिंग का सिस्टम होगा जीएसटी के लिए और रिटर्न फाइलिंग और डैशबोर्ड हो गए वो सब कंपनी जो जीएसटीएन के द्वारा सिलेक्टेड है वो इसके लिए ऐप बनाती है। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, these act as a link between taxpayer GSP to provide or to further simplify the compliance process। ये मेनली इशू काम होता है कि
जीएसटी के काम को और सिंप्लीफाई कर दें, मतलब जो भी कॉम्प्लाइंस के प्रोसेस को है। एसोसिएटेड पोर्टल, वाइल जीएसटी मैनेज द कोर पोर्टल, अदर स्पेशलाइज्ड पोर्टल और मैनेज बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। मतलब जो एनआईसी है वो स्पेशलाइज्ड पोर्टल्स को ऑपरेट करती है और बाकी सबको वैसे तो सारे जीएसटी नहीं मैनेज करती है। और जो इसमें आता है, और इसमें आता है जैसे ई वे बिल सिस्टम और ई इन्वॉइस सिस्टम, मतलब इससे आप इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस भी जनरेट कर सकते हो। और ई वे बिल सिस्टम होता है जब भी कोई आप इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन गुड्स कर रहे हो तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। और ई इन्वॉइसिंग में दी इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आई आर पी यूज फॉर रिपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस बाय बिजनेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 5 करोड़ एक्सचेंज, मतलब अगर आपका बिजनेस 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपको ई इन्वॉइस जनरेट करने की जरूरत है। द स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म, इस ये मेनली स्टेट कंपनी, मतलब जीएसटी में जब जीएसटी का लॉग आया था तो इसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लाया गया था, और साथ के साथ एक स्टेट कंपनसेशन सेस भी लाया गया था, एक्ट होता है जो कि मेनली मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूँ। पहली जब से जीएसटी आया तो तब से क्या होता था, जो भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उनका जो मेनली जो टैक्स था, टैक्स कलेक्शन हो गया बहुत कम हो गया। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर दिल्ली का टैक्स और जो दिल्ली का टैक्स, जैसे मान लीजिए कोई गुड सॉरी, मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी गुड दिल्ली में मैन्युफैक्चर हो रहा है और यूपी में कंज्यूम हो रहा है, तो अब जब जीएसटी के आने के बाद से क्या हो गया कि जो दिल्ली का जो टैक्स कलेक्शन होता था पहले वो बहुत कम हो गया है। क्यों, जीएसटी में अब कंजप्शन वो डेस्टिनी बेस, वो डेस्टिनी, हाँ डेस्टिनी बेस टैक्स बन गया, मतलब जहाँ पे भी उसकी एंड डेस्टिनी है जहाँ पे कंज्यूम होगा वहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे यूपी का टैक्स कलेक्शन तो बढ़ गया पर दिल्ली का कम हो, तो इसलिए कंपनसेशन सेस मैकेनिज्म लाया गया जिसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोई भी स्टेट को जिसको जीएसटी के आने की वजह से लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करेगी उसके लॉस को। ये इनिशियली तो ये 5 साल के लिए लाया गया था, फिर उसके बाद इसे और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जैसे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो मैंने आपको बताया वही है, द कंपनसेशन सेस to generate the fund required to pay the state central government introduce specific levers called GST compensation under GST, what it is levied on, ये किस पे लगा levied होता है, it impose on specific luxury item demerit goods such as पान मसाला, tobacco, alternated water and motor cars. How it is calculated, the cess is computed on the value of taxable supply and it is applicable to both interstate transaction। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, वैसे भी आपको एग्ज़ाम में वो सेस कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला जाएगा, मेनली बहुत हायर लेवल की पढ़ाई में ही, मतलब जब जीएसटी में अगर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाओगे तब जाके आपको ये सिखाया जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग और ड्यूरेशन ऑफ मैकेनिज्म, इनिशियल पीरियड compensation was initially initiated for the to be provided to each state for a period of 5 years from the date it its state GST GST एक्ट कम इंटू फोर्स। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो जब ये आया था तो सिर्फ 5 साल के लिए ही था, पर लेकिन जो करंट स्टेट के हिसाब से जब पहले जो जीएसटी सॉरी दोस्तों, मैं फिर से बताता हूँ एक बार, जो कंपनसेशन सेस था जब वो जीएसटी आया था इनिशियली वो 5 साल के लिए ही मतलब अप्लाई होने वाला था, ताकि जो भी लॉस है इनिशियली जो स्टेट को उठाना पड़ रहा है वो कंपनसेट हो जाए। ठीक है, परंतु अब जो करंट स्टेट में क्या हो रहा है, वाइल द इनिशियल 5 year पीरियड एंडेड ऑन जून 2022 दिस द कलेक्शन कंपनसेशन सेस हैज बीन एक्सटेंडेड बाय गवर्नमेंट अंटिल 31 मार्च 31 2026। मतलब इसकी जो पीरियड है इसको और एक्सटेंड कर दिया गया, अब ये करंटली एंड होगा 31 मार्च 2026 को। ठीक है, मतलब इसी साल ही एंड हो जाएगा। रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल, द जीएसटी काउंसिल प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैकेनिज्म बाय रिकमेंडिंग द रेट ऑफ सेस। मेनली जीएसटी काउंसिल इस सेस के रेट को भी डिसाइड करती है कि सेस कितने रेट चलेगा, एंड डिटरमाइन दी मैनर ऑफ अपॉर्चमेंट टू इंश्योर रेवेन्यू फेयरनेस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। और मेनली यही
जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है उसका पोर्शन, मतलब यही बताता है कि कितना इस भाग कितना टैक्स यूनियन को मिलेगा और कितना टैक्स स्टेट्स को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 22, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन का टॉपिक स्टार्ट होता है। इसमें मेनली हम ये जानेंगे कि कौन से पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है और कब। तो एवरी एवरी सप्लायर ऑफ अ गुड स्लैश सर्विस ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो हर सप्लायर गुड को वो सप्लायर ऑफ गुड्स और स्लैश सर्विसेज के सप्लायर को वो रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। इन दो के मतलब इन दोनों केस को अगर वो सेटिस्फाई करता है तब उसे रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। ठीक है, जिसका पहली कंडीशन यही है कि स्टेट फ्रॉम विच वेयर द टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड। जिस भी स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई हो रही होगी, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना है। और सेकंड कंडीशन ये है कि इफ़ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड स्पेसिफाइड लिमिट इन फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर रहा फाइनेंशियल ईयर में तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ध्यान रखिए इन दोनों कंडीशन का पूरा होना कंपलसरी है उसे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। ठीक है, चाहे तो वॉलेंटरी भी ले सकता है, पर अगर कंपलसरी लेना है तो इन दोनों का सेटिस्फाई कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिसमें मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होता है टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम्ड सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ टू डीपी। डीपी का मतलब यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग द सेम पैन। इसमें एक्सक्लूड क्या क्या होता है, इनवर्ड सप्लाईज अंडर आरसीएम एंड टैक्स इंक्लूडिंग सेस अंडर जीएसटी। ठीक है, मतलब जब भी क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि इसका एग्रीगेट टर्नओवर निकालो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ध्यान रखना आपको ये सब इंक्लूड करना और ये सब एक्सक्लूड करना है। ये इंक्लूड होगा और ये एक्सक्लूड होगा। और आरसीएम एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो भी मतलब बायर होता है उसे जीएसटी भरने की जरूरत होती है, ना कि सप्लायर को। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये इनवर्ड सप्लाईज है। और टैक्स और कोई भी जीएसटी जो मतलब मान लीजिए आपने 40 लाख का कोई सामान खरीदा जिसमें से 35 लाख उस चीज़ की रियल वैल्यू और 5 लाख का उसमें जीएसटी का अमाउंट हो, तो ध्यान रखना जो एग्रीगेट टर्नओवर तो एग्रीगेट टर्नओवर 35 लाख इंक्लूड होगा, 5 लाख नहीं होगा। ठीक है, बाकी स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ बाकी अब हम वो देखेंगे कि लिमिट कितनी है हर स्टेट की। स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन स्टेट्स, ये लिमिट है, ये सिर्फ गुड्स के लिए है, गुड्स एक्सक्लूसिव है। और ये बाकी गुड्स के अलावा कुछ भी जैसे सर्विसेज हो गया, सर्विस प्लस गुड, तो ये वाली कंडीशन लगेगी। ठीक है, लिमिट लगेगी। पहला है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये इसका निमोनिक्स है दोस्तों, आप इसे याद कर रख सकते हैं एग्जाम में। और तो इसके लिए 10 लाख की लिमिट है और 10 लाख की लिमिट है, मतलब 10 लाख तक का अगर टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 10 लाख से जैसे ऊपर चला गया तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत हो जाएगी। ठीक है, इन सब स्टेट में अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो। और अगर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना जैसे स्टेट है तो 20 लाख की लिमिट है। ठीक है, दोनों में सेम। जबकि अगर अदर स्टेट है जैसे मान लीजिए दिल्ली हो गया जो इनमें इंक्लूडेड नहीं है, दिल्ली, मुंबई अगर और बाकी स्टेट से करते हो तो 40 लाख का अगर लिमिट है, मतलब 40 लाख का तक टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और 20 लाख का टर्न वो मतलब टर्नओवर है सर्विस में और सर्विस प्लस गुड में, तो आपको मतलब 20 लाख तक के टर्नओवर पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इनसे थोड़ा सा भी ऊपर चला गया मतलब 1 रुपये भी तो आपको लेना होगा। ठीक है, अप टू 40 लाख और 20 लाख कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं, वो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। बाकी ये सब नोट आप एक बार पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं सेक्शन 24 की, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 में मेनली ये बता रखा है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग केस इवन इफ टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड। मान लीजिए ऊपर जो सेक्शन 22 में जो भी थ्रेशोल्ड दे रखी थी लिमिट की, मतलब 40 लाख, 20 लाख, चाहे आप उसको पूरा भी ना कर रहे हो तब भी आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, अगर ये सब केस अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो। पहला केस जिसका ये है कि पर्सन मेकिंग स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, person making interstate taxable supply of goods
अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, मतलब गुड्स की सप्लाई कर रहा है जो कि टैक्सेबल है, तो फिर उसको कंपल्सरी लेना है रजिस्ट्रेशन। इसमें भी एक्सेप्शन ये है कि वो 10 से 20 लाख की लिमिट लगेगी अगर अगर आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स और हैंडमेड गुड्स के इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। ध्यान रखना ये नोटिफाइड हैंडक्राफ्ट और हैंडमेड गुड्स की बात कर रहा है। फिर दूसरा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है वो, इसमें भी सेम लिमिट है वही जो पड़ती है एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन वही सेम एक्सेप्शन जो ऊपर पड़ी हुई। फिर थर्ड नंबर पे पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, जो पर्सन आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इन्वर्ट वो क्या बोलते हैं टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, तो वो उस पर्सन को भी मतलब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, वो भी इन्वर्ट सप्लाईज में। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, ये आरसीएम में भी हम आगे आने वाले यूनिट्स में पढ़ेंगे। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और ई कॉमर्स, यहाँ पे इको का मतलब ई कॉमर्स है, ठीक है। ठीक है, और इको रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52 और लाइबल टू पे टैक्स अंडर 9 ठीक है। तो उसे भी मतलब फिर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन देना जरूरी है। और पर्सन सप्लाइंग इंटरस्टेट गुड थ्रू इको, जो पर्सन ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है वो भी। ई कॉमर्स का मतलब है यहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, ये सब या ई कॉमर्स में आते हैं, ठीक है। सेक्शन 22 शैल बी एप्लीकेबल वेयर द पर्सन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स। और अगर मान लीजिए कोई पर्सन इंटरा मतलब एक ही स्टेट में अपने गुड्स बेचता है ई कॉमर्स के थ्रू, तब उस केस में सेक्शन 22 एप्लीकेबल होगा, 24 नहीं। और फिर पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51, जिस पर्सन को मतलब टीडीएस काटना अलाउड है, जीएसटी वाला टीडीएस की बात हो रही है गाइस दोस्तों यहाँ पे, ना कि इनकम टैक्स वाले, ठीक है। और टेंशन मत लीजिए, टीडीएस बीकॉम के सिलेबस में नहीं दे रखा है। और पर्सन एक्टिंग एज एजेंट फॉर अ टैक्सेबल पर्सन, जो पर्सन मतलब किसी टैक्सेबल पर्सन का एजेंट बन के काम कर रहा है। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल को टैक्स प्रिंसिपल लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो एजेंट भी लाइबल हो जाएगा, ठीक है। और फिर बात करते हैं सेक्शन 23 की, किस किस केस में पर्सन लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। जिसमें पर्सन इंगेज इन एक्सक्लूसिव इन नॉन टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई, जो पर्सन नॉन टैक्स और एग्जाम सप्लाई कर रहा है उसे मतलब उसे फिर वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है वो। और सेकंड में एग्रीकल्चरिस्ट टू एक्सटेंड सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ लैंड, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसे भी लायबल रजिस्ट्रेशन लेने का लायबल नहीं है अगर वो सिर्फ सप्लाई कर रहा है कल्टीवेशन ऑफ लैंड से, मतलब जो भी वो उगा के बेच रहा है सिर्फ वहीं तक अगर वो सीमित है, तब उसे किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने कुछ और काम भी स्टार्ट किया तो तब उस केस में फिर ऊपर के 2 सेक्शन में से कोई एक लगेगा एज पर द सर्कमस्टांसेस। फिर आएगा पर्सन मेकिंग ओनली आरसीएम सप्लाई आउटवर्ड, कोई बंदा सिर्फ आउटवर्ड की सप्लाई ले रहा है, मतलब आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है आरसीएम में, ध्यान रखना यहाँ पे आउटवर्ड है, ऊपर जो हमने पढ़ा वो इनवर्ड था, तो फिर उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस अप टू 20 टू 10 लाख, और कोई पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है सर्विस की, ध्यान रखना यहाँ पे सर्विस आ रहा है, ठीक है। हमने जो पढ़ा था ऊपर वो गुड्स था। तो अगर 20 से 10 लाख तक की सर्विस वो इंटर स्टेट दे रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट है, तब भी उसे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है। पर्सन सीपीटी, यहाँ पे कैजुअल टैक्सेशन पर्सन है, सीपीटी का मतलब मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडमेड गुड्स अप टू सेक्शन 10 टू 20 लाख provided person must be have पैन एंड जनरेटेड ई वे बिल, मतलब ध्यान रखना जो पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है वो हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड गुड्स की, चाहे वो कोई से पर्सन हो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, तो उधर 10 से 20 लाख की लिमिट लग जाएगी। प्रोवाइडेड, बस इसमें एक कंडीशन, उस बंदे को अपना पैन दे प्रोवाइड करना चाहिए और जनरेट करना चाहिए ई वे बिल। ध्यान टेंशन वाले दोस्तों, ई वे बिल भी हम आगे आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे।
person making supplies service through eco other than section 95 with aggregate turnover up to 20 lakh। कोई पर्सन सर्विस की सप्लाई कर रहा है ई कॉमर्स के थ्रू जिस पे सेक्शन 95 नहीं लगता हो और एग्रीगेट टर्नओवर उसका अप टू 20 लाख हो, तब भी वो एग्जाम्प्ट रहेगी। मतलब उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम तो नहीं मतलब रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं अपना इस यूनिट का अगला टॉपिक जो कि लास्ट है, वो है एग्जाम्शन अंडर जीएसटी। मेनली ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है पर ये समझने में बहुत ही ईजी है। तो देखते कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम्प्ट है जीएसटी में, मतलब जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। जो पहला सर्विस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी, जो भी मतलब सर्विसेज चैरिटेबल पर्पस के लिए की जा रही रिलीजियस एक्टिविटी है तो वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है। is service by an entity registered under section 12 AA 12 AB of Income Tax Act 1961 by way of activity charitable activity means relating to health, public health, advancement of religion and spiritual or yoga, advancement of educational programs, skill development relating to abandoned orphan, to homeless children, second physical or mentally abused, traumatized person, prisoners or persons over the age of 65 years residing in rural area। तो मेन कहने की बात यही है वो मतलब कब चैरिटेबल कब को माना जाए कि कोई इंसान चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटी कर रहा है, अगर कोई एंटिटी जो सर्विस दे रही है अगर वो एंटिटी रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 AA और 12 AB में, तो तब माना जाएगा कि वो अपनी मतलब रिलीजियस और जो चैरिटेबल एक्टिविटी प्रोवाइड करे। और चैरिटेबल हाँ एक्टिविटी का मतलब जैसे कोई भी आप काम कर रहे हो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन मतलब कोई भी रिलीजन्स की और स्पिरिचुअलिटी और योगा, मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो जिससे एडवांसमेंट हो रही है, मतलब कुछ बेहतर हो रहा है रिलीजन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के, योगा के लिए। तब एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम मतलब किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम का को कंडक्ट करवा रहे हो, एडवांसमेंट कर रहे हो, स्किल डेवलपमेंट वो भी किससे रिलेटेड, अबैंडन्ड ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रन, जो बच्चे होमलेस होते हैं उनके लिए अबैंडन्ड ऑर्फन। और जो भी बंदे मतलब कोई भी पर्सन अगर फिजिकली मेंटली अब्यूज्ड है, ट्रॉमेटाइज्ड है, किसी भी प्रिजनर यानी कैदी के लिए, और या तो फिर पर्सन जो ओवर दी एज ऑफ 65 के ऊपर वाले पर्सनस के लिए, और वो भी गांव रूरल एरिया में रिसाइड यानी गांव के इलाकों में रहते हो। ठीक है। और या तो फिर प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब कोई भी काम आप करो प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट में, तब भी मतलब वो एग्जाम्प्ट होगा जीएसटी के अंडर। ठीक है। बाकी तो आप इसे पढ़ ही सकते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। बाकी जैसे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो बाय वे ऑफ कंडक्टिंग एनी रिलीजियस सेरेमनी, रेंटिंग ऑफ पेरेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस एक्सेप्ट वेयर रूम ऑफ रेंट वर चार्ज 100 or more per day, renting of premises of hall, kalyan mandapam or open area where charge uh, charge are 10,000 or more per day, renting of shops or other space for business or commerce where changes are 10,000 or more per day। ठीक है। तो मतलब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो इसमें, या तो आप रिलीजियस सेरेमनी करवा रहे हो कोई, या तो फिर आप कोई रिलीजियस जगह की जैसे मंदिर हो गया, गुरुद्वारा, मस्जिद, कुछ भी हो गया, तो उसका पेरेंट्स मतलब कोई भी प्रॉपर्टी को आप रेंट कर रहे हो किस चीज़ के लिए, रेंटिंग जैसे आप रूम रेंट कर रहे हो, पर ध्यान रखना 1,000 से ज़्यादा का होगा तब उसको जीएसटी के अंडर, अगर उससे कम का तो तब वो एग्जाम्प्ट होगा। वैसे ही परमाइसेस हो गया जैसे कल्याण मंड हॉल्स, कल्याण मंडपम हो गया, ओपन एरिया होगा किसी रिलीजियस जगह का, तो 10,000 से ऊपर फिर एग्जाम्प्ट नहीं होगा। 10,000 से नीचे मतलब 9,999 तक को होगा, और उससे नीचे होगा तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वैसे ही सेम इस नीचे वाले केस में अगर मान लो आप रेंट कर रहे हो कोई शॉप और दूसरा स्पेस बिजनेस और कॉमर्स के लिए, जहाँ पे चार्ज 10,000 से ज़्यादा का होगा और पर मंथ होगा उससे भी ज़्यादा और उससे ज़्यादा पर मंथ का होगा, तो तब वो एग्जाम्प्ट नहीं रहेगा। ठीक है। मतलब इससे कम का होने से तब वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा 10,000 से कम का। सर्विस बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग,
और मतलब कोई स्पेसिफिक वो कोई भी सर्विस जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा है, इनके द्वारा कोई सर्विस प्रोवाइड की तो हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज स्टेट हज कमेटी इंक्लूडिंग जॉइंट स्टेट कमेटी, सर्विस बाय ट्रेनिंग और कोचिंग इन recreational activity relating to art, culture by an individual or sports by a charitable entity registered under section 12AA of Income Tax Act. मेनली गाइस देखा जाए तो ये सब मतलब आपको पता होना तो मतलब आप एक बार खुद भी रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ इसमें बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, पर फिर भी मैं जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो आपको बताता चलूँगा, बाकी जो इजी वाला वो आप रीड कर लेगा, रीड खुद कर लेना। ठीक है, एग्रीकल्चर में हो गया लोडिंग, और दूसरा एक्टिविटी हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोडिंग अनलोडिंग हो गया, पैकेजिंग और स्टोरेज ऑफ वेयर हाउस ऑफ राइस, वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस राइस सीरियल्स पल्सेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो ये सब एक्टिविटीज़ मतलब एग्जाम्प्ट हैं। सर्विस रिलेटेड टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल life form of animals except the rearing of horses for food, fiber, raw material, fuel, or other similar products or agriculture produced by way of agriculture operation directly relating to production of any agriculture produce, including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing. ठीक है, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर process which does not alter essential character of agriculture produce but only it marketable for the primary make it only marketable for the primary market। मतलब ऐसे कोई भी प्रोसेस जो कि मतलब किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो मतलब एसेंशियल कैरेक्टर को डिस्टर्ब नहीं करती हो, मतलब बदलती ना हो। मतलब जैसे मान लीजिए आप राइस को उगा रहे हो और राइस को डायरेक्टली बेच रहे हैं, तो उस केस में अगर आप उसके मतलब प्रॉपर्टीज़ को मतलब अल्टर नहीं कर रहे हैं तो उस केस में सिर्फ फिर वो एग्जाम्प्ट हो। अगर अल्टर हो रहा है उसका एसेंशियल कैरेक्टर, मतलब जैसे मान लीजिए आपने कुछ कल्टीवेट किया, आप उस कल्टीवेट करके अब उसे किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म करके बेच रहे हो, मतलब उसमें और भी आप फर्दर इंक्लूड कर रहे हो प्रोसेस को, तो तब वो एग्जाम्प्ट नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो एग्रीकल्चर प्लस दूसरे काम भी इंक्लूड करेगा, जैसे मतलब कुकिंग हो गया ये सब, रेंटिंग और लीशिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड्स हो गया। तो ये सब आप खुद देख लीजिए। एजुकेशन सर्विसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, इसको मैं समझा देता हूँ आपके लिए। एजुकेशनल सर्विसेज फर्स्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कोई भी प्री स्कूल अंदर आंगनबाड़ी वाला ये सब, जैसे एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉज। मतलब कोई भी अगर आप ऐसे तरह के क्वालिफिकेशन ले रहे हो जिसे इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज करता हो तो वो भी एजुकेशन सर्विस में आता है, जैसे कि एमबीए हो गया, सीए हो गया, तो ये सब इंडियन लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई ऐसी सर्विस लेते हैं जो बाहर के लॉ के हिसाब से, जैसे जैसे मान लीजिए आप बाहर का सीपीए देख लीजिए, अमेरिका का सीपीए, तो वो इंडियन लॉ के हिसाब से कंसीडर नहीं किया जाता है। एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय educational institution to its student staff and faculty by way of conducting of entrance exam against consideration। मतलब कोई भी सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड किया वो उसके स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी स्टाफ के लिए वो भी एग्जाम्प्ट है बाय वे ऑफ, या फिर मतलब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर कोई इंस्टीट्यूट कंडक्ट करा तो वो भी एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, उसमें मतलब जीएसटी लगता है, आपने देखा भी होगा अगर आपने पेपर दिए होंगे, सीयूटी के होगा ये सब। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख लीजिएगा। सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये सब सर्विसेज हैं और ये बता रखा है, स्कूल को दे रखा है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी को दे रखा है। अगर कोई थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन की ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ की सर्विस किसी स्कूल को दे रहा है, यहाँ पे जो सर्विस दे रहा है वो थर्ड पार्टी एजुकेशन वो स्कूल को दे रहा है और कॉलेज को दे रहा है। स्कूल को दे रहा है तो एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी को अपनी सर्विस दे रहा है, मतलब कोई थर्ड पार्टी
को हायर किया गया है कॉलेज के द्वारा कि वो उनके स्टाफ को और स्टूडेंट्स को मतलब उनके होम से कॉलेज में वो पिक करके ड्रॉप कर दिया, तो फिर उस केस में वो टैक्सेबल होगा, जबकि स्कूल केस में एग्जाम्प्ट है। केटरिंग केटरिंग इंक्लूड एनी मिड डे मील्स स्कूल के केस में अगेंस्ट एग्जाम्प्ट है, जबकि कॉलेज के केस में टैक्सेबल है। सिक्योरिटी और क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, जबकि कॉलेज में टैक्सेबल है। सर्विस रिलेटेड टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे क्या है कि मतलब कोई अगर आप किसी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन से सर्विस ले रहे हो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का या फिर एडमिशन से रिलेटेड, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा स्कूल के केस में भी, और कॉलेज के केस में भी वो एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक है, दोनों के केस में यहाँ पे एग्जाम्प्ट ही है, मतलब आप एग्जामिनेशन फुल्ली एग्जाम्प्ट है अगर आप कंडक्ट करा रहे हो किसी भी वे में। और सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल, अगर आप मतलब थर्ड पार्टी से ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल का मतलब वो ले रहे हो, क्या बोलते हैं, वो सप्लाई सर्विस ले रहे हो, तो फिर उस केस में स्कूल के केस में तो टैक्सेबल होगा। ध्यान रखें यहाँ पे ये एक अलग केस है जहाँ पे स्कूल जो सर्विस ले रहे हो टैक्सेबल है, जबकि कॉलेज के केस में एग्जाम्प्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे को आईएम्स प्रोवाइड अ वेरियस लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम 1 or मोर फॉर दे विच दे रिवॉर्ड डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट एग्जाम। अगर मान लीजिए आईएम कोई सारे सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करता है जो 1 साल से ज़्यादा के होते हैं, जिनकी ड्यूरेशन मतलब 1 साल से ज़्यादा की होती है, तो उस केस में वो एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, जबकि आईएम अगर कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट टर्म प्रोग्राम कंडक्ट करा जो कि 1 साल से छोटा का फॉर विच दे वर अवार्ड पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट, तो फिर वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, फिर आता है एक और थोड़ा ज़रूरी टॉपिक, वो है हेल्थ केयर सर्विस का। मेनली देखी जाए तो हेल्थ केयर में सब कुछ ही एग्जाम्प्ट होता है, तो मैं आपको बता दूँ जो एग्जाम नहीं है। पहले तो देख लेते हैं, जैसे कि जो चीज़ एग्जाम्प्ट है वो जैसे वेटनरी क्लिनिक की कोई सर्विस होगी जो जानवरों को हेल्थ और बर्ड्स के हेल्थ केयर के लिए होती है। हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिश एंड ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिस और पैरामेडिक्स, मतलब कोई भी डॉक्टर जो कोई इंडियन लॉ के हिसाब से रिकोगनाइज्ड है, हाँ, तो वो उसकी भी कोई सी भी सर्विस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट वाली सर्विसेज हेल्थ केयर के लिए एग्जाम्प्ट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस ये भी एग्जाम्प्ट है। फिर हेल्थ केयर सर्विसेज मीन्स डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट फॉर और केयर फॉर इलनेस इंजरी डिफॉर्मिटी एबनॉर्मलिटी ऑफ रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन एलोपैथी आयुर्वेदा होम्योपैथी नेचुरोपैथी योगा सिद्धा यूनानी नेचुरोपैथी। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल ये है कि अगर इन सब तरीक़ों से किसी भी पेशेंट का इलाज किया जाता है तो वो एग्जाम्प्ट होगा। अगर किस केस में एग्जाम नहीं है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेकी। अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट का को ठीक किया जाता है रेकी के द्वारा, जो कि इंडिया के मतलब जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया के द्वारा, तो फिर उधर वो एग्जाम्प्ट नहीं है, मतलब रेकी टैक्सेबल माना जाएगा अगर आप टैक्स रेकी की सर्विस लेते हैं तो। रेकी मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप मतलब किसी भी पेशेंट को टच के द्वारा हील किया जाता है। ठीक है, और ये ध्यान रखिए टैक्सेबल होता है, एग्जाम्प्ट नहीं है ये। हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी भी टैक्सेबल है, बस किस केस में नहीं है तो ध्यान रखिए। अगर अगर आप सर्विस मतलब अगर आप आपका ये प्लास्टिक सर्जरी कॉस्मेटिक हेयर ट्रांसप्लांट ज़रूरी है लेना किस किस केस में, जब आप किसी तरह की एटोनॉमी और फंक्शन ऑफ बॉडी जो कि फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इफेक्ट हो गए, किसी कॉग्निटिकल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़, इंजरी और ट्रॉमा। अगर मान लीजिए आपको कोई भी मतलब स्टाफ बचपन में अगर मान लो कोई इंसान ठीक है पर बड़े होते होते उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो गई, या फिर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होकर उसका चेहरा बिगड़ गया है, तो या फिर उसे ट्रॉमा हो गया किसी तरीके का, तो उस केस में मतलब इन सब केस में क्या है कि जब इंसान की नीड है प्लास्टिक सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट, तो तब एग्जाम्प्ट होगा वरना वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, बाकी सब एग्जाम्प्ट ही हैं, एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। फिर आता है टूर ऑपरेटर सर्विस के। सर्विस प्रोवाइड बाय टूर ऑपरेटर हैज शैल बी एग्जाम्प्ट फॉर द टैक्स इफ दे प्रोवाइड टू अ फॉरेन टूरिस्ट
in relation to tour conduct wholly or outside इंडिया पार्टली इंडिया आउटसाइड इंडिया। ध्यान रखें, अगर टूर की जो सर्विस है एग्जाम्प्ट है तभी जब वो फॉरेन टूरिस्ट को दी जाती है, या तो फिर किसी ऐसे टूर के लिए जो पूरी तरीके से इंडिया में बाहर ही कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, किसी इंडियन एजेंसी के द्वारा, ठीक है। और या तो फिर पार्टली इंडिया में पार्टली आउटसाइड इंडिया में। और एग्जाम्शन इन केस फॉर द टूर पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया सर्विस रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर ऑफ फॉलोइंग। अगर मान लीजिए टूर पार्टली इंडिया में पार्टली आउटसाइड इंडिया में है तो एग्जाम्शन रिस्ट्रिक्ट होगा जो भी इनमें से कम होगा। पहला पहला तरीका है निकालने का, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहला होगा टोटल कंसिडरेशन चार्ज्ड फॉर द एंटायर टूर, ठीक है, इनटू में नंबर ऑफ डेज फॉर आउटसाइड इंडिया। सॉरी दोस्तों, माफ़ करना, अभी मेरे पास लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है इसमें। फिर टोटल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डेज कंप्राइजिंग द टूर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, अगर जो भी वैल्यू इससे निकलेगी और ये ए है, ठीक है, या तो फिर बी में 50% ऑफ टोटल कंसिडरेशन चार्ज फॉर एंटायर टूर, मतलब जितना भी पूरा टूर के लिए जो भी कंसिडरेशन चार्ज के उसके 50% का अमाउंट, जो भी इनमें से कम होगा उसी तक आपको एग्जाम्पशन अलाउड होगी, उससे ज़्यादा की नहीं, ठीक है। और बाकी आपको वही वाला बता देता हूँ। वाइल मेकिंग द अबव कैलकुलेशन while making the above calculation, any y duration of time equals to or exceeding 12 hours shall be considered as one full day, and any duration of less than 12 hours shall be taken as half day। मतलब अगर मान लीजिए, तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर मान लीजिए अगर आपके टूर का जो डे है एक्सीड करता 12 घंटे ज़्यादा, तो उसे वन डे में कैलकुलेट कर लेना ऊपर वाले फार्मूले में। और अगर ड्यूरेशन का टाइम 12 घंटे से कम है तो उसे हाफ डे में माना जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं बाकी सर्विसेज, अदर एग्जाम सर्विसेज कौन कौन सी है। सर्विस बाय वे ऑफ हायरिंग गिविंग ऑन हायर इंक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स हो गया। एक बार आप इसे खुद से पढ़ लेना दोस्तों। सर्विस बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन टू इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय इंडिविजुअल हो गया ये सब। सर्विस प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंट अथॉरिटी by way of water supply, public health, sanitation, conservancy, solid waste management। तो अब बाकी हम पढ़ते हैं दो और। एक है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ध्यान रखिए दोस्तों ये भी ज़रूरी है। तो फिर पाँच मतलब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस वो पैसेंजर्स with or without accompanied belongings by air in economy class embarking from or terminating in an airport located in state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura और at Bagdogra located in West Bengal। मतलब अगर आप इन सभी स्टेट से अपनी फ़्लाइट को वो एम्बार्क मतलब चढ़ते हैं या तो फिर यहाँ पे आपकी फ़्लाइट टर्मिनेट होती है, ध्यान रखना आपकी इकोनॉमिक क्लास होनी चाहिए उसमें भी, तो तब वो एग्जाम्प्ट मानी जाएगी। नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टिंग टूर चार्टर्ड और हायर। मतलब अगर नॉन एयर कंडीशन कैरेज है आपका, मतलब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जिसमें नॉन एयर कंडीशन है अदर देन रेडियो टैक्सी, मतलब रेडियो टैक्सी का मतलब है जो भी
टैक्सी जैसे कि ओला उबर वाली टैक्सी होती है, इनके अलावा। तो फिर और फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, मतलब कि मतलब वो सिर्फ पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ना कि उनका टूरिज्म के लिए, जैसे होता है ना टूर गाइड ये सब, तो उस चीज़ों के लिए ना हो, मतलब आपको घुमाने के लिए, तो तब वो एग्जाम्प्ट होगी। स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज के अलावा, मतलब एयर कंडीशन के अलावा कोई भी दूसरा स्टेज कैरेज हो तभी, ठीक है। However, nothing shall contained in item B and C above shall apply to service supplied through an electronic commerce operator and notified under subsection 5 of section 9 of CGST Act 2017. Service of transportation of passenger with or without accompanying belonging by railway in class other than first class or an air conditioned coach, metro, monorail और trams, मतलब यहाँ पे बताया गया कि अगर आप रेल क्लास की में जा रहे हैं फर्स्ट क्लास के अलावा और एयर कंडीशन के अलावा, तो तब वो एग्जाम्प्ट है। मेट्रो मोनोरेल आपने देखा होगा मेट्रो में, और तो कोई वो नहीं लगती जीएसटी। मोनोरेल हो गया और ट्रैम्स भी हो गया, इन सब में भी नहीं, ये भी एग्जाम्प्ट है मतलब। और ये जो यहाँ पे बताया गया था, जो भी ऊपर दिए गए 2 पॉइंट्स हैं, इनमें से अगर सप्लाई कर रखे हैं सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, मतलब वही अपना ओला उबर रैपिडो इन सब के थ्रू, तो तब वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी, टैक्सेबल होगी, ठीक है। बाकी है इनलैंड वाटरवेज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अदर देन predominantly for tourism purpose in a vessel between place located in India. The expression of public transportation used in entirely for only means that transportation should be open to public. It can be private or publicly owned. The only exception is on transportation which is predominantly for tourism, such as service which may combine with transportation, sightseeing, food and beverage, music, accommodation such as in क्रूज एंड शिकारा। ठीक है, मतलब इसमें बस ये कहा गया है कि आप किसी भी तरह की एक जगह से दूसरी जगह की इनलैंड वाटरवेज की अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाले सर्विस ले रहे हो तो एग्जाम्प्ट है, बस केस ये है कि मेन कि उसमें किसी तरीके का टूरिज्म नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह का, मतलब जैसे कि अगर आपके क्रूज़ में एक जगह से दूसरी जगह तो ले जाया जा रहा है, पर उसमें खाना बेवरेजेस पार्टी ये सब है, तो तब वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। मीटर मीटर कैब्ड और मीटर कैब्ड और मीटर कैब्ड और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा एक्सेप्ट सर्विस सप्लाइड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स covered under section 95. Note: hiring of a non-air conditioned contract carried by firm for their transportation of their employee to and from work, ठीक है। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे बता रखा है कि अगर मीटर कैब और ऑटो रिक्शा तो एग्जाम्प्ट है, बस यहाँ पे ये है कि ई कॉमर्स के थ्रू वो सर्विस नहीं दी हुई होनी चाहिए, मतलब आपने उसे बुक नहीं किया होना चाहिए ओला उबर्स के थ्रू। बाकी नोट भी एक बार देख लेते हैं। हायरिंग ऑफ नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बाय फर्म फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एम्प्लॉयज टू अर्न फर्म वर्क, मतलब अगर हायर किया जा रहा है नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फर्म के साथ फॉर ट्रांसपोर्टेशन और एम्प्लॉय फॉर द वर्क, द एग्जाम्पशन नॉट बी एप्लीकेबल वेयर द कैरेज कॉन्ट्रैक्ट इज हायर फॉर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एट डिस्पोजल ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट एंड द रेसिपिएंट इज द फ्री टू डिसाइड द मैनर ऑफ यूसेज रूट एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन एग्रीमेंट एंड इन दिस सर्विस प्रोवाइडर, मतलब अगर कोई फर्म अपने एम्प्लॉयज़ को काम से उनके घर तक छोड़ने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हायर कर रही है, वो भी नॉन एयर कंडीशन, तो एग्जाम्प्ट है। बस वो किस केस में एग्जाम्प्ट नहीं है कि मतलब कि उन्होंने पूरी तरीके से जो कार को है ना अपनी वे ऑफ डिस्पोजल पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि वो काम से घर तक नहीं पर कहीं भी जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसे, ठीक है, मतलब उसका स्पेसिफिकली ऑल ओवर यूज़ हो रहा है, तो तब वो एग्जाम नहीं है। छठे पे आ गया गुड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी कुरियर एजेंसी बाय इनलैंड वाटरवे, मतलब गुड ट्रांसपोर्टेशन शुड बी एग्जाम्प्ट है, बस जो रोड अगर रोड के थ्रू सर्विस दी जाए तो एग्जाम्प्ट कब नहीं है, जब गुड ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के द्वारा और कुरियर
एजेंसी के द्वारा, ठीक है, और इनलैंड वाटरवेज के द्वारा है तो तब वो एग्जाम्प्ट है। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल और बाय जीटी, यहाँ पे गुड ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। रिलीफ मैटर, वो रिलीफ मटेरियल्स मेंट फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, क्लामिटीज, एक्सीडेंट और मिसहैप्स। मतलब किसी भी नेचुरल क्लामिटी के द्वारा, मैन मेड डिजास्टर, क्लामिटी और मिसहैप, कोई भी दुर्घटना होती है तो अगर तब रिलीफ मटेरियल रेल, वेसल और गुड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के द्वारा दी जा रही है तो वो एग्जाम्प्ट है। और डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट को अगर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो भी एग्जाम्प्ट है। तब मतलब अगर उनको ट्रांसपोर्ट करते हुए उनकी जो सर्विस जो दे रहा है उसके लिए वो एग्जाम्प्ट है। पब्लिक वो न्यूज़पेपर और मैगजीन रजिस्टर फॉर विद द रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अगर ट्रांसपोर्टेशन किया वो, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर, तो यही सब एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तो गाइस यहीं पे एग्जाम्पशन ख़त्म होती है। अब बात करते हैं पीवाई की उसकी। वर मेड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन इंडिया, ठीक है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थे जिसके द्वारा मतलब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया इंडिया में। तो उसका आंसर ये देख लीजिए, जैसे कि यही है, टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज वर मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन 101 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016। दिस act was accumulation of constitution 122nd amendment bill 2014 which was introduced to reorganize the distribution of income tax between union states। मेनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाएगा जिससे रिओर्गनाइज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन टैक्सिंग पावर की, वो भी यूनियन और स्टेट के बीच में। सो the 101st Amendment Act introduced several critical provisions to the Constitution। इसमें पहला था Article 246A, the newly inserted article conferred concurrent power on both Parliament and state legislature to make law regarding GST। It ensured that both level of government can simultaneously levy and collect tax on supply of goods and services। मतलब इस वाले में हुआ कि इस आर्टिकल में कि बहुत गवर्नमेंट हो गई वो साइमल्टेनियसली लिवाई कर सकती है, मतलब टैक्स लगा सकती है, कलेक्ट कर सकती है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस को, इसको मतलब चेंज कर दिया गया, मतलब इसमें अमेंडमेंट लाई गई। और फिर ठीक है, तो फिर बाकी आर्टिकल 269A, the article added to govern the levy and collection of GST on interstate supplies। मतलब इस आर्टिकल ने ऐड किया कि अब जो लिवा कलेक्शन हो सकती है जीएसटी की इंटरस्टेट सप्लाईज के बीच में, ऑन स्टिपुलेट्स दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कलेक्ट दिस टैक्स, गवर्नमेंट जो भी इंडिया की जो सरकार वो जीएसटी कलेक्ट करेगी, एंड अपॉर्चमेंट इन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट बेस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी, और उसको ही यूनियन और स्टेट्स के बीच में जीएसटी काउंसिल के हिसाब से रिकमेंडेशन के हिसाब से बांट देगी कलेक्शन के बाद, ठीक है। और फिर आर्टिकल 279A, दिस प्रोविजन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल, मतलब प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि वो जीएसटी काउंसिल का बनाए, और एज जॉइंट फॉरम ऑफ सेंट्रल स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टैक्स रेट्स एक्सेम्पशन एंड अदर वाइटल इशूज़। और एक जॉइंट फॉरम होते जो कि हमने ऊपर पढ़ा भी था जीएसटी काउंसिल में कि सेंट्रल स्टेट्स के मेंबर्स को मिलकर बने जो कि रिस्पॉन्सिबल होते किस चीज़ के लिए, टैक्स के रेट्स डिसाइड करने के लिए, एग्जाम्पशन के लिए, वाइटल इशूज़ के लिए। आर्टिकल 366(12), a definition of goods and service tax were incorporated in this article, defining it's a tax on the supply of goods or supply of both, explicitly excluding alcohol, liquor for the human consumption। इसमें मेनली जो डेफिनेशन थी गुड्स एंड सर्विस की वो इनकॉर्पोरेट कर गई थी इस आर्टिकल में, मतलब ये बताता था गुड्स एंड सर्विस होते क्या है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, अगली यूनिट में, आगे आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। डिफाइनिंग इट एज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। और इसमें बस एक चीज़ ये थी कि इसमें अल्कोहल लिकर को बाहर रखा गया था, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो अल्कोहल लिकर होती है, दारू होती है, वो बाहर था इससे, ठीक है।
Amendments to existing article. This act was amended severally existing articles such as 420, मतलब ये सब articles इसने amend कर दिए थे, change कर दिए थे to align the residuary power of our parliament and distribution of revenue with the new GST framework. ठीक है, और आखिर में ओमिशन आर्टिकल 680, वो आर्टिकल 268A which has been inverted by Constitution 88 Amendment Act 2003 to levy service tax but was never notified, was officially omitted by the 101 amendment. मतलब इसमें हुआ क्या कि जो आर्टिकल 268 था उसको हटा दिया गया इस वाले अमेंडमेंट के थ्रू, क्योंकि जो इसमें था कि वो सर्विस टैक्स को लगा सकते हैं पर वो कभी नोटिफाइड नहीं हुआ, तो इसलिए उसे हटा दिया गया। ठीक है, बाकी ये दी 101st अमेंडमेंट आल्सो इंक्लूड द प्रोविजन टू कंपनसेशन, वो compensate states for any loss of revenue arising from the implement of GST for a period of 5 years। ठीक है, और इसमें जो अमेंडमेंट लाई गई थी उसमें ये भी इंक्लूड था कंपनसेट स्टेट्स के बारे में कि अगर कोई भी रेवेन्यू को लॉस उन्हें हो रहा है तो जीएसटी के द्वारा उन्हें, मतलब जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से तो उन्हें वो कंपनसेट करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, जो कि आगे मैंने बताया भी था कि अब वो एक्सटेंड हो गया पीरियड 2026 तक। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये पहले का दूसरा पार्ट है। आरजे एंटरप्राइज इज सेटिंग अप इट्स न्यू बिजनेस, मतलब आरजे एंटरप्राइज अपना नया बिजनेस सेटअप कर रहा है। दे वांट टू नो, वो जानना चाहते हैं, द सिचुएशन अंडर विच दे विल बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो वो सिचुएशन जानना चाहते हैं जिसमें वो लायबल हो जाते हैं वो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, एडवाइस देम। तो यहाँ पे मेनली आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप सेक्शन 22 को जो मैंने आपको ऊपर बताया वो पूरा कोट कर दीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे और ज़्यादा नंबर का आता तो फिर आप इसमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन 24 का भी लिख देते। ठीक है, तो ये है। तो मेनली यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो कौन कौन से केस में वो लायबल होते हैं, तो आपको यहाँ पे सेक्शन 22 कोट कर देना है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन दूसरे एक और क्वेश्चन की, जो फर्स्ट का सी पार्ट है। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द एग्जेम्पशन ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये वो होगा, मैं बताता हूँ अभी। ये पहले तो जानते हैं मीनिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग क्या होता है। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेफर टू फ्लैट हाउस अपार्टमेंट और सिमिलर प्रॉपर्टी इंटेंडेड फॉर लिविंग इन और रेजिडेंस, मतलब कोई भी हाउस, फ्लैट, अपार्टमेंट और किसी भी तरीके की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें रहा जा सकता है, उसमें मेनली नियत ये है कि आप उसमें रहना चाहते हो और निवास करना चाहते हो, मतलब वही रहने की पर्पज़ से अगर आप किसी फ्लैट को एक्वायर मतलब रह रहे हो तो उसे रेजिडेंशियल ड्वेलिंग कहेंगे। इसमें इंक्लूड क्या नहीं होता, होटल, गेस्ट हाउस, होटल, कॉमर्शियल अकोमोडेशन, जो भी है कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए अकोमोडेशन की जाती है उसमें ये सब नहीं होता, इंक्लूड होता। ठीक है, इस रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में कंडीशन फॉर एग्जाम्पशन क्या है, इसमें एग्जाम्पशन तभी अवेलेबल होगी जब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए होगा एंड इट इज़ ओनली यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, मतलब उसमें रेजिडेंशियल मतलब आमतौर पर रहा जा रहा है और उसका सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कि मतलब रहना, ना कि किसी तरह का कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। आसान भाषा में कहता हूँ। ठीक है, केस वेयर जीएसटी इज एप्लीकेबल, कहाँ कहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। जीएसटी विल चार्ज इन फॉलोइंग सिचुएशन, जहाँ पे कॉमर्शियल यूज हो रहा है, इफ़ अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेंटेड फॉर ऑफिस, बिजनेस और कॉमर्शियल यूज, अगर मान लीजिए किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसी तरह के ऑफिस सेटअप करने के लिए इस्तेमाल किया, बिजनेस करने के लिए यूज़ हो रहा है, कॉमर्स का यूज़ करने के लिए मतलब व्यापार करने का, तब रेंटिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन, आरसीएम, जो पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन वो मतलब आरसीएम में रजिस्टर्ड है, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो तब भी if rented to GST registered person, GST में अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम। मान लीजिए
आप जिस इंसान को वो मतलब हाउस दे रहे हैं रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए रेंट कर रहे हैं, अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन है आरसीएम में तो तब वो एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन जैसे रेंटिंग फॉर होटल लाइक सर्विस, गेस्ट हाउस, एयर बी एन बी टाइप सर्विस इफ कॉमर्शियल इन नेचर। अगर मान लीजिए आप दूसरों को घर दे रहे हैं, रहने के लिए दे रहे हैं, पर वो आपका बिजनेस है, जैसे होटल का होता है, होटल में दिए जाते हैं कमरे, फिर वो असल में उनका बिजनेस होता है, तब भी वो एग्जाम नहीं होगा क्योंकि वो शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन होता है, ठीक है। और मेनली बिजनेस के नेचर का होता है, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज पर रिसेंट अमेंडमेंट, इफ resident dwelling is rented to registered person to tenant to has to pay registered under RC, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था ऊपर भी। अब एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और बेहतर समझ आएगा। एग्जाम्प्ट केस, ए लैंडलॉर्ड रेंटेड अ फ्लैट टू फैमिली फॉर लिविंग, नो जीएसटी। मतलब अगर मान लीजिए नॉर्मल किसी फैमिली को फ्लैट में रहने के लिए दिया जा रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। और लेकिन अगर वहीं पे कंपनी को रेंट किया जा रहा है फ्लैट फॉर ऑफिस यूज़ के लिए तो तब वो जीएसटी लगेगा क्योंकि वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, टैक्सेबल होगा। आरसीएम केस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन रेंट कर रहा हो हाउस फॉर एम्प्लॉय अकोमोडेशन, जीएसटी पेड बाय टेनेंट अंडर आरसीएम। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन, मान लीजिए कोई बिजनेस अपने एक एम्प्लॉय को मतलब रूम रेंट करवा रहा है किसी और से, ठीक है, तो उस केस में जो जीएसटी वो टेनेंट अंडर आरसीएम है तो वो बिजनेस पे करेगा क्योंकि वो आरसीएम में रजिस्टर्ड है, ठीक है। ओके, बाकी बात करते हैं अब इसका एक और पॉइंट की, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जो कि मैंने आपको बताया ऊपर। आपको सेम वही लिख देना है कि किस किस केस में मतलब ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर एग्जाम्प्ट है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके और पार्ट वाले क्वेश्चन की। इसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म कैस्केडिंग इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट बताना कि कैसे पहले कैस्केडिंग इफेक्ट लगता था, ठीक है। और इलस्ट्रेट द कैस्केडिंग इफेक्ट व एलिमिनेटेड बाय इम्प्लीमेंट ऑफ जीएसटी, और कैसे जीएसटी ने एलिमिनेट कर दिया जीएसटी को, कैस्केडिंग इफेक्ट को जीएसटी ने एलिमिनेट कर दिया, एग्जांपल के थ्रू बताना है, ठीक है। इलस्ट्रेट करना मतलब एग्जांपल देना है। तो ये जो पहला है ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, ठीक है। मैं बताता हूँ कहाँ पे। ये रहा रजिस्टर फॉर जीएसटी। इसका तो पहला पॉइंट है कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे हटा देता है वो, आपको यही पूरा लिखना है वापस इधर यही, ठीक है। जैसे ये लिख दोगे तो फिर उस, तो अब देखते हैं एग्जांपल कैसे आप बताना है एग्ज़ाम में। तो एज्यूम करिए कि एक पर्सन है जो ए, जो कि कॉटन सप्लायर है दिल्ली से, और बी एक थ्रेड मैन्युफैक्चरर है जो कि अपना आगे सप्लाई करता है क्लोथ मैन्युफैक्चर को, तो ठीक है। और जब क्लोथ मैन्युफैक्चर के होने के बाद वो क्लोथ मैन्युफैक्चर के डी को देता है और डी इसे अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच देता है। तो अब ये समझते हैं कि कैसे ये पूरी मतलब कि कैसे जीएसटी कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करता है। मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि टैक्स के ऊपर लगे जाने वाले टैक्स, ठीक है, कैसे वैल्यू एडेड टैक्स ही है, मतलब कैसे हर स्टेज पे जो वैल्यू एड हो रही है उसी पे टैक्स लगाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ए के पास रॉ मटेरियल है 1,000 का, ठीक है, मतलब उसका 1,000 का कॉस्ट लग गई। फर्दर प्रोसेस करते करते उसे 1,500 की कॉस्ट पड़ी है, कॉस्ट है, ठीक है। उस पर अपना प्रॉफिट जोड़ता है 2,000 का, उस पर जीएसटी उसे जब वो बेचेगा तो सरकार उस पर जीएसटी लेगा 12% का, और वो 12% का जीएसटी लेगा आगे जब भी वो बी को से बेचेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे टैक्स आउटपुट कितना है 240 का,
इनपुट कितना, बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि उसने अभी ये किसी से खरीदा ही नहीं, उसको खुद बनाया है, ठीक है। तो नेट लायबिलिटी यहाँ पे कितनी है उसको सरकार को देने की? 240 रुपये, ठीक है। मतलब जब भी उसे बेचेगा तो उसे सरकार को 240 रुपये GST का अमाउंट पे करना होगा। अब मान लीजिए इसने ये बी को बेच दिया, तो पहले बाइफर्केशन समझिए, रॉ मटेरियल उसको कितने का पड़ा? 2000 का, क्योंकि मेन कॉस्ट ये है, ठीक है। अब आप सोचेंगे फिर GST क्यों नहीं आया, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले अब देखना यहाँ पे, फिर उसने फर्दर प्रोसेस किया इसको, इसका 1000 की कॉस्ट लगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी उसको? 3000 की, ठीक है। बाकी उसने उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा 500 का, और फिर इसकी जो टोटल अमाउंट बना कितना? 3500 का। अब इस पे सरकार फिर इससे अगर आगे बेचेगा तो सरकार से फिर GST लेगी, तो होगा 240 का GST, मतलब इसे पे करना होगा। अब यहाँ पे हुआ क्या कि अब ये जो अमाउंट है ये BC से कलेक्ट करेगा, जिसे भी आगे बेचेगा उससे कलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे इस केस में जो 240 रुपये था, ए ने कलेक्ट किया B से कॉटन को बेचने के ऊपर, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आता 390 रुपये, ओके। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे अब बी तो 240 रुपये भी पे करेगा, फिर उसके बाद 240 भी पे कर दिया उसने, तो असल में होगा क्या यहाँ पे कि जब बी इसको बेचेगा सी को, तो वो उससे 240 रुपये लेगा। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे बी को कितना देना? 240, पर इनपुट टैक्स कितना मिलेगा उसे? 240, मतलब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है, कि मतलब यहाँ पे उसे 240 कम पे करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि उसने ए को पहले पे कर दिए हैं, और ए ने वो सरकार को पे कर दिए हैं बी की पॉकेट से लेके, ठीक है। तो ऐसे में हुआ क्या कि यहाँ पे उसको सिर्फ 180 रुपये देने हैं सरकार को भी, जो कि वो अपने जेब से नहीं देगा, वो सी को बेचने के बाद देगा, ठीक है। वैसे ही फिर सी भी क्या करेगा, सी सी को ये रॉ मटेरियल मतलब सी के लिए जो रियल कॉस्ट है वो 3500 है, जो उसने मतलब पिछले वाले थ्रेड मैन्युफैक्चर से लिया है। फिर बाद में फर्दर प्रोसेस करके उसे क्लोथ बनाएगा, जब उसको क्लोथ बना देगा तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 4500, वो अपना प्रॉफिट भी जोड़ेगा 4000 5000 रुपये। तो यहाँ पे जितने भी अमाउंट आ रहा, ठीक है। फिर ये 5000 जो अमाउंट है उस पर उसे ये उस पर GST लगेगा। तो GST कितना हुआ? 12%, इसका 600 रुपये। अब ये 600 रुपये डी से लेगा, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? सरकार को 600 रुपये देने हैं। पर इसने पहले ही बी को 240 रुपये का अपने जेब से टैक्स दिया है, तो इसने इसको राहत मिल जाएगी 240 रुपये की, मतलब इसको 180 रुपये देना, जो कि डी से लेके देगा। अब फिर जो डी है उसकी भी कॉस्ट 5000 की है, मतलब जो इसने सी से लिया तो उसको मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? 5000। फॉर फर्दर, अब ये तो इनके जो डी क्या है? क्लोथ डीलर है। अब इसकी कॉस्ट तो है नहीं, उसको कुछ चीज़ में तो जैसे ट्रांसफॉर्म करना नहीं, तो सेम कॉस्ट होगी 5000 की। बस इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ देगा 1000 का, 6000 का कपड़ा बन गया। कपड़ा बनने के बाद इस पर GST लगा 720 रुपये का, जिससे हुआ क्या कि अब इसकी कॉस्ट हो गई, वो टोटल अमाउंट हो गया जो इसको आगे कंज्यूमर से लेना है वो 670 रुपये, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जैसे कि डी ने पहले अपनी जेब से 600 रुपये पे कर दिए थे सी को, जिससे जो कि उसने सरकार को दे दिए, सी ने सरकार को। तो अब यहाँ पे उसे 600 रुपये का वो राहत मिल जाएगी, इनपुट टैक्स मिल जाएगा, जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे अभी हम आगे आने वाली यूनिट्स में, ठीक है। और यहाँ पे उसका जो टोटल टैक्स बनता है वो 720 रुपये है, जो कि वो कंज्यूमर से ले लेगा, जिसको मतलब उसे सिर्फ 120 रुपये देना है आखिर में। ठीक है, तो यहाँ पे उसे 120 रुपये सरकार को वो कंज्यूमर से लेके दे दिए, ठीक है। और वैसे ही फिर अल्टीमेटली जो कंज्यूमर उसको कितने का पड़ा? ये 670 रुपये का। तो अगर आप देखेंगे हर अमाउंट पे, हर एक लेवल पे जो टैक्स जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो अल्टीमेट GST का अमाउंट था वो था 720 रुपये, जो कि क्लोथ पूरा बनने के समय बनता रहा और सरकार को पूरी तरीके से इतना 720 रुपये मिले इस पे। तो अगर आप देखेंगे पहले लेवल पे जब ए ने बी को बेचा तो 240 यहाँ से मिले, जब बी ने सी को बेचा 180 मिले, ठीक है।
अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे पर उसने सी ने तो 240 रुपये लिए थे, वो बी ने 240 रुपये लिए थे सी से। पर ध्यान रखिए यहाँ पे जो उसको कॉस्ट पड़ी थी जीएसटी पे करने की, वो उसने उधर से रिवाइव कर लिया, जो कि सरकार ने उसको इनपुट दे दिया उसका, तो 180 रुपये उसने दिए। फिर जो कि अगले लेवल पे फिर 180, फिर वैसे ही आखिरी लेवल पे डी ने भी 120 रुपये दिए। मतलब टोटल हर लेवल पे सरकार को जो जो वैल्यू ऐड करी गई उस पर इतना इतना टैक्स मिला, और अल्टीमेटली जो पूरा इस प्रोसेस पे उनको कितना मिला, 720 रुपये वैल्यू एडेड जीएसटी अमाउंट इतना। अगर आप देखेंगे आखिर में ए ने 2000 की वैल्यू क्रिएट करी, तो उस पर 12% लगाओगे तो कितना बना, 220 रुपये, 240 रुपये मतलब, सॉरी। बी ने 1500 की वैल्यू क्रिएट करी, तो यहाँ पे मतलब प्रॉफिट है, ध्यान रखना, ठीक है। दो मतलब अमाउंट जो यहाँ पे ये वाला, ये जो टोटल अमाउंट है वैल्यू एड थी इनकी जो, ठीक है। फिर बी सी ने यहाँ पे अपने लेवल पे 1500 की वैल्यू क्रिएट करी, तो कितना हुआ 12% इसका, 180। यहाँ पे डी ने 1000 की, तो फिर कितना, 120 रुपये, ठीक है। तो आप ऐसी एग्जांपल ऐसी दिखा दीजिएगा बस, भले एग्जांपल यहाँ पे मैंने कॉटन मैन्युफैक्चर के लिए, आप किसी भी कार मैन्युफैक्चर या किसी भी और का भी ले सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप जान गए कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट जीएसटी हटा देता है। ओके, ये सब कमाल है इनपुट टैक्स क्रेडिट का ही, ठीक है। इसमें आईटीसी का, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ मानी जाती है जीएसटी में। और ध्यान रखिएगा जो अमाउंट है, ये जो वैल्यू एडेड वाली अमाउंट है, मैं आपको वो बता देता हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। जो ए है, पहले में ए ने ये किसी से लिया नहीं है, तो यहाँ पे ए ने अल्टीमेटली वैल्यू क्रिएट करी है कितनी की, 2000 की। कैसे, 1000 का रॉ मटेरियल को उगा के और बाद में उसको फर्दर प्रोसेस करके उसे कॉटन में ट्रांसफॉर्म करके अपना प्रॉफिट जोड़ के ये वाली वैल्यू ऐड करी है, मतलब ये वाली वैल्यू उसने क्रिएट करी है। पर अगर आप बी वाली सेक्शन में जाओगे तो ये इसने क्रिएट नहीं किया, ये बी से उसने ए से एक्वायर किया। उसने जो क्रिएट किया उसे थ्रेड कॉटन से थ्रेड बना के उसने यहाँ पे जो वैल्यू क्रिएट करी है, यहाँ पे ये उसने क्रिएट नहीं करी, ये ए से एक्वायर गई, ये उसने 1000 की वैल्यू क्रिएट किया, 500 के उसका प्रॉफिट था, तो इन दोनों को मिला के 12% ये आ जाएगा, तो ये वैल्यू उसने क्रिएट की है, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे उसने 3500 की वैल्यू क्रिएट नहीं करी सी ने, यहाँ पे उसने 1000 और 500 की करी है, ठीक है। 1000 प्रोसेसिंग का, 500 का अपना प्रॉफिट जोड़ के, और डी ने अल्टीमेटली 1000 का, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ भी वैल्यू प्रो ऐड नहीं करी, उसने बस उसे बेचा, उसने जो वैल्यू क्रिएट किया वो 1000 की है, ठीक है। यहाँ पे मेनली वैल्यू क्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट जो लगा रहा है डीलर, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर डीलर है वो उसका प्रॉफिट प्लस प्रोसेसिंग की कॉस्ट, ठीक है। तो यही ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें वैल्यू एडेड में नहीं आएगा, क्योंकि वो पहला वाला जिससे पहले लेवल में वो पहले ही लग पहले लेवल में जो डीलर है उसने अपने पहले वाले वैल्यू, उसकी पहले वाले लेवल पे वो वैल्यू ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो यही सब था, बाकी अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वीना टॉयज डिज़ायर टू सेट अप बिजनेस इन दिल्ली टू सप्लाई टॉयज इन डिफरेंट स्टेट। तो मतलब वीना टॉयज की मतलब इच्छा है कि सेटअप करे बिजनेस दिल्ली में, जिससे टॉय सप्लाई कर सके डिफरेंट स्टेट्स में। तो ये इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहते हैं टॉयज़ की। टॉयज़ क्या होता है, गुड्स। इज़ इट कंपलसरी फॉर देम टू रजिस्टर देमसेल्फ अंडर जीएसटी। क्या उनके लिए कंपलसरी है जीएसटी में रजिस्टर करना? एक्सप्लेन अंडर सेक्शन विच केस जीएसटी रजिस्टर इज कंपलसरी अंडर सेक्शन 24। तो जीएसटी कौन मतलब सेक्शन 24 को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बोल रहा है, आपको सेक्शन 24 पूरा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। और फिर जो पहला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था इसमें, कि अगर कोई भी पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, एक तो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है वो भी गुड्स की, वो भी इंटर स्टेट, तो फिर वो अंडर क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और ध्यान रखें टॉयज़
एग्जाम तो होते नहीं, वो सब टैक्सेबल होते हैं। और ये एक तो टॉयज बेच रही है, टैक्सेबल सप्लाई, डिफरेंट स्टेट में बेच रही है, वो भी गुड्स बेच रही है, ठीक है। टॉयज मतलब गुड्स, यहाँ पे गुड्स बेच रही है और ये इंटर स्टेट बेच रही है, तो फिर इसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, चाहे इसका थ्रेशोल्ड कितना भी हो, ठीक है। सबसे लास्ट आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं आज के। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द एग्जाम्पशन ऑफ फॉलोइंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जो कि मतलब इनको बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था, जैसे कि अब यहाँ पे 4 नंबर को तो इतना बड़ा एक्सप्लेन मतलब छोटा ही एक्सप्लेन कर दे ना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, और सर्विस प्रोवाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये सब तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, एक्सप्लेन कर दिया, आपको एज इट इज़ वही लिख देना है, ठीक है। तो यही थे इसके, मैंने आपको अब समझा दिया है पूरा, मतलब वन शॉट में पूरा सब कुछ जो यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, और पी वाई क्यूज़ भी कवर करा दिए हैं। तो अब लास्ट में आशा करता हूँ आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएँ दोस्तों, और आपका इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।